हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम डिजिटल बैंकिंग के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका कार्ड्स के बारे में। डिफरेंट टाइप के कार्ड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। पिछले लेक्चर में हमने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, मैग्नेटिक कार्ड क्या होता है ना, इस सब चीज़ों के बारे में बात करी हुई है। इसमें हम फ्रेंड देखेंगे प्रीपेड कार्ड क्या होता है, चार्ज कार्ड क्या होता है, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड क्या होता है, वर्चुअल कार्ड क्या होता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अगर कोई कस्टमर कार्ड को यूज करता है उसको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो प्रीपेड कार्ड के टाइप भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। तो देखिए, सबसे पहले प्रीपेड कार्ड को समझ लीजिए। प्रीपेड कार्ड क्या होता है फ्रेंड? देखिए, हमने बेसिकली ज़्यादातर हम जानते हैं क्या, डेबिट कार्ड होते हैं हमारे पास में। डेबिट कार्ड क्या होता है, आपके पास में अगर डेबिट कार्ड है तो आपके खाते में अगर मान लीजिए 50,000 रुपये हैं, तो कहीं भी अगर आप गए तो उस 50,000 रुपये को खर्चा कर सकते हैं। जब तक ये 50,000 आपके खाते में है तब तक आप उसे यूज करते रहे डेबिट कार्ड को, कोई ऐतराज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपके खाते में 50,000 रुपये खत्म हो गए तो ये डेबिट कार्ड आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, उसी जगह पर क्रेडिट कार्ड में क्या कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड? क्रेडिट कार्ड में कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके खाते में कोई पैसा नहीं है, फिर भी आपको एक लिमिट जो है बैंक की तरफ से अलॉट कर दी जाती है। मान लीजिए बैंक ने आपको 1,00,000 रुपए की लिमिट अलॉट कर दी है, तो आप जो है उस पर्टिकुलर मंथ में 1,00,000 रुपए की परचेजिंग कर सकते हैं। कैश विड्रॉल नॉर्मली नहीं करना चाहिए या नहीं किया जाता है, अलाउ होता है लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट बहुत लगता है। तो आपने कोई परचेजिंग करी, एक विदिन 1,00,000 आप कितनी भी परचेजिंग कर सकते हैं, जब तक ये लिमिट है आप खर्च करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसे जो है आपको सर्टेन जो है ग्रेस पीरियड के बाद में जमा करना होता है। अब कुछ में फुल आप चाहें तो पूरा का पूरा 1,00,000 रुपए अगर खर्चा किया तो 1,00,000 रुपए पूरा जमा कर दें, या मिनिमम अमाउंट ड्यू, एमएडी का कॉन्सेप्ट होता है, मिनिमम अमाउंट ड्यू, कि मतलब कम से कम 5% आपको जमा करना होता है, वो कॉन्सेप्ट होता है ऐसा। तो उतना जमा करके भी आपका काम चल सकता है फ्रेंड्स। तो ये हो गया थोड़ा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब कुछ और टाइप के कार्ड हैं, जैसे प्रीपेड कार्ड हो गया। अब ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? प्रीपेड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड, प्रीपेड, पहले से ही पेमेंट हो चुकी है, एक तरीके से ऐसे कह लीजिए। तो जैसे प्रीपेड सिम होती है आपकी, प्रीपेड सिम होती है ना, प्रीपेड सिम, पोस्ट पेड सिम होती है। तो ये प्रीपेड सिम और प्रीपेड कार्ड एकदम लगभग एक ही जैसा कॉन्सेप्ट चलेगा। अगर आपने रिचार्ज करवा रखा है तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड से बात कर सकते हैं। अगर आपने रिचार्ज नहीं करा रखा है अपने प्रीपेड सिम पे, तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड से बात नहीं कर सकते। वो बताएगा कि आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कृपया जो है तुरंत ही रिचार्ज करवाएं। ठीक है, तो उसी तरीके से प्रीपेड कार्ड भी काम करता है फ्रेंड, प्रीपेड सिम की तरह ही। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो हम इसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई कहते हैं फ्रेंड, आर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, रेमिटेंस फैसिलिटी अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो प्रीपेड कार्ड जो होते हैं फ्रेंड, वो उन कार्ड्स को हम कहते हैं जिनमें हम क्या क्या कर सकते हैं। एक तो हम गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिज खरीदना, टीवी खरीदना, या फिर होटल में गए खाना खाया उसका पैसा पे कर सकते हैं। सर्विसेज और गुड्स भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ में फाइनेंशियल सर्विस भी हम अवेल कर सकते हैं, जैसे कैश विड्रॉल हो गया। रेमिटेंस फैसिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह जो है पैसा ट्रांसफर करना, वो भी अवेलेबल होता है अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट। और ये किसके अगेंस्ट होता है? जो वैल्यू इन इंस्ट्रूमेंट में स्टोर्ड रहती है उसके अगेंस्ट में। मान लीजिए इस कार्ड में आपने 5,000 रुपये लोड कर रखा है या स्टोर कर रखा है, तो वो 5,000 रुपये आप खर्च कर सकते हैं। प्रीपेड का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है। ठीक है, A prepaid card is preloaded with a definite amount of monetary value for use। जो प्रीपेड कार्ड होता है फ्रेंड, देखिए जो बेसिकली प्रीपेड का पर्पज है वो यही है कि इसमें कुछ वैल्यू पहले से ही लोड रहती है। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये अपने प्रीपेड कार्ड में लोड कर रखा है, तो वो 50,000 रुपये आप खर्चा कर सकते हैं। बेसिकली प्रीपेड कार्ड जो आया था वो इसी पर्पज से आया था, लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और अब जो है प्रीपेड कार्ड सिर्फ ऐसे ही नहीं रह गए हैं, बल्कि इनको बैंक के अकाउंट से भी लिंक कर दिया गया है। इन प्रीपेड कार्ड द वैल्यू इज लाइंग इन अ डिपॉजिट अकाउंट लिंक्ड एट द बैक एंड। तो कुछ प्रीपेड कार्ड ऐसे भी आए हैं जिनमें जो प्रीपेड कार्ड होगा उसको किसी अकाउंट से, आपके किसी एक अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है, या फिर एक नया अकाउंट बनाया जाता है जिसको उस प्रीपेड कार्ड से लिंक कर दिया जाता है, ताकि वो बैकएंड पर बैंक से जुड़ा रहे फ्रेंड्स। ओके, तो प्रीपेड कार्ड ऐसे भी आते हैं, अब आने लगे हैं। लेकिन बेसिकली जो प्रीपेड का पर्पज था वो यही था, प्रीपेड कार्ड है, पहले से ही उसमें आपने 50,000 रुपये अगर लोड करवा रखा है तो उस 50,000 रुपये का आप खर्च कर पाते हैं। लेकिन अब चूंकि अगर इसे बैंक से लिंक कर दिया गया, आपके अकाउंट से लिंक कर दिया गया, तो जितना पैसा आपके उस खाते में है उतना खर्चा कर सकेंगे। तो प्रीपेड कार्ड ऐसे भी आने लगे हैं। हमारे देश में जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पीपीआई होते हैं फ्रेंड्स, वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं: क्लोज सिस्टम पीपीआई, सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई, ओपन सिस्टम पीपीआई। पीपीआई मैंने आपको बताया प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो कुल मिलाकर के
तीन टाइप हो गए फ्रेंड। तो कुछ बातें समझ में आई होंगी, आई बिलीव आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि प्रीपेड कार्ड क्या होता है। तो प्रीपेड कार्ड्स को हम प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ये वे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी सहायता से हम गुड्स और सर्विसेज को खरीदारी कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं, जैसे कैश विड्रॉल वगैरह हो गया, रिमिटेंस, नेफ्ट, आरटीजीएस के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट, इन इंस्ट्रूमेंट में जो वैल्यू स्टोर रहती है उसके अगेंस्ट में हम ये सारे काम कर सकते हैं। अब बेसिकली जो प्रीपेड कार्ड होता है फ्रेंड्स, वो प्री लोडेड होता है, उसमें पहले से ही कुछ डेफिनेट अमाउंट जो है कुछ पैसा लोड कर दिया जाता है, ठीक है, प्री लोडेड होते हैं और उसी पैसे को हम खर्चा करते हैं। लेकिन अब प्रीपेड कार्ड ऐसे भी आने लगे हैं जिनको डिपॉजिट अकाउंट से लिंक कर दिया गया है, बैक एंड पर वो आपके बैंक के अकाउंट से लिंक हो जाते हैं, जिसको अब आप अगर बैंक अकाउंट से लिंक हो गए तो उस प्रीपेड कार्ड को आप एक नॉर्मली डेबिट कार्ड की तरह ही एक तरीके से देखें तो यूज कर सकेंगे। हमारे देश में प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, क्लोज्ड सिस्टम, सेमी क्लोज्ड और ओपन, है ना। क्लोज्ड जो पूरी तरह से क्लोज्ड है, सेमी क्लोज्ड जो कुछ क्लोज है कुछ ओपन है, और ओपन सिस्टम जो पूरी तरह से ओपन है फ्रेंड्स। ओके, तो अब ये नाम के हिसाब से ही इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगर हम यहीं पर समझना चाहें थोड़ा सा ऐसे बेसिक ओवरव्यू देखिए, क्लोज सिस्टम पीपीआई का मतलब ऐसे समझ लीजिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, बिग बाजार ने जो है एक डेबिट कार्ड, एक आपको प्रीपेड कार्ड इशू कर दिया। बिग बाजार ने, आप बिग बाजार जाते हैं, वहां पर कुछ परचेजिंग करते हैं, उन्होंने एक आपको कार्ड इशू कर दिया और बोला कि सर हमारे किसी भी बिग बाजार रिटेल स्टोर पर, ऑल इंडिया हमारे 250 स्टोर है मान लीजिए, किसी भी 250 स्टोर में अगर आप ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लेकर जाते हैं तो आप वहां पर परचेजिंग कर सकते हैं। कहने मतलब वो है, इस पीपीआई में मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लोड करवाया और आप मान लीजिए करंटली आप लखनऊ में हैं, लखनऊ के बिग बाजार में आपने खरीदारी की, खरीदारी करने के बाद 10,000 रुपये इस जो बिग बाजार वालों ने प्रीपेड कार्ड दिया उसमें 10,000 आपने लोड करवा लिया कि भाई 10,000 रुपये इसमें डाल दो, आपने 10,000 लोड करवा लिया। अब मान लीजिए आप मुंबई चले जाते हैं, या आप नोएडा चले जाते हैं, या आप चेन्नई चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और अगर वहाँ पर बिग बाजार का रिटेल स्टोर मिलता है तो वहाँ जा करके आप ये 10,000 रुपये की शॉपिंग इस कार्ड से कर सकेंगे। ऐसे ऐसे कार्ड को, ऐसे प्रीपेड कार्ड को फ्रेंड्स हम क्लोज सिस्टम प्रीपेड कार्ड कहेंगे। हम क्लोज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक बात नोटिस करिए कि सिर्फ बिग बाजार के 250 रिटेल स्टोर पर ही इसकी वैलिडिटी है। यदि मैं रिलायंस ट्रेंड में जाता हूँ, रिलायंस फ्रेश में जाता हूँ, मैकडी में जाता हूँ, मैं बिग बाजार से हटा, इसका काम खत्म, ऐसे समझ लीजिए। तो क्लोज सिस्टम है मतलब एक पर्टिकुलर जो है संस्था के अराउंड में ही आपको घूमना पड़ेगा, तो ऐसे पीपीआई को हम क्लोज सिस्टम पीपीआई कहते हैं। दूसरा हुआ सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई। क्या होता है फ्रेंड, सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई तब होगा फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपने बिग बाजार का ही एग्जांपल फिर से लेते हैं, बिग बाजार से आपने एक पीपीआई इशू करवाई, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट उन्होंने आपको इशू कर दिया और उसमें 10,000 रुपये की वैल्यू स्टोर कर दी, और उन्होंने ये कहा कि सर हमारे जो 250 रिटेल स्टोर हैं आप उन पर तो यूज करिए ही करिए, साथ ही साथ में हमारा टाई अप जो है पिज्जा हट के साथ है। मान लीजिए उन्होंने कहा कि सर हमारा टाई अप पिज्जा हट के साथ में भी है और उसके अलावा जो है मान लीजिए रिलायंस फ्रेश के साथ है, उन्होंने कहा कि हमारा टाई अप रिलायंस फ्रेश के साथ में भी है। तो अब क्या होगा कि अगर आप मेरा पीपीआई कार्ड लेकर जाते हैं तो बिग बाजार के रिटेल स्टोर पर यूज करिए, आप साथ ही साथ पिज्जा हट में भी, यदि किसी भी स्टोर में जाएंगे जहां पिज्जा हट है, किसी भी शहर में जाते हैं जहां पिज्जा हट है तो वहां पर भी इसमें से शॉपिंग कर सकेंगे। और अगर आप रिलायंस फ्रेश में जाते हैं, रिलायंस ट्रेंड में जाते हैं तो उनका टाई अप हमारे साथ है, तो वहां पर भी ये कार्ड इशू मतलब यूज हो सकता है। तो ऐसे कार्ड को फ्रेंड्स हम सेमी क्लोज कहते हैं। सेमी क्लोज क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से क्लोज नहीं है, केवल बिग बाजार तक ही हमारा प्रीपेड कार्ड नहीं रह गया, अब इसकी जो है जो दायरा है वो बढ़ चुका है, कुछ गिने चुने और स्टोर इसमें शामिल हो गए हैं, कुछ गिने चुने स्टोर। अब अभी भी मैं अगर आपसे कहूं कि क्या मैकडी में इसे यूज कर सकता हूं, तो नहीं यूज कर सकता, इसीलिए इसे सेमी क्लोज्ड कहा गया। ये अभी भी क्लोज्ड है लेकिन पूरी तरह से क्लोज्ड नहीं है। बात क्लियर हो गई। यदि मैं बिग बाजार का जो है प्रीपेड कार्ड लेकर के जाता हूं और बिग बाजार में ही यूज कर पाता हूं तो वो हो गया जो है क्लोज सिस्टम पीपीआई का एग्जांपल। सेमी क्लोज्ड है अगर मैं बिग बाजार का जो है प्रीपेड कार्ड लेकर के जाता हूं और रिलायंस फ्रेश से भी परचेजिंग कर सकता हूं या पिज्जा हट से परचेजिंग कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई का। फिर तीसरा आता है फ्रेंड्स ओपन सिस्टम पीपीआई। ओपन का मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा, जो पूरी दुनिया में कहीं भी यूज हो सके, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बिग बाजार वालों ने, मान लीजिए बिग बाजार नहीं इशू करेगा ऐसे कार्ड, मान लीजिए कोई बैंक है, यहाँ पर बैंक को एग्जांपल में लेना जरूरी हो जाएगा, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपको कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, पीपीआई दे रखा है, तो अब जो है देश के किसी भी जगह पर यदि ये जो जो दुकानदार पीपीआई एक्सेप्ट करता होगा,
है ना। अगर मान लीजिए कोई ऐसा छोटा मोटा दुकानदार है जिसके पास में पॉस मशीन ही नहीं है, तो वो पीपीआई क्यों एक्सेप्ट करेगा। तो अगर कोई कोई दुकान है जो कि पीपीआई एक्सेप्ट करती है फ्रेंड्स, तो वो अब सभी जगह चलेगा, चाहे बिग बाजार चले जाइए, चाहे बुक माई शो पे चले जाइए, चाहे अमेजन से परचेजिंग कर लीजिए, चाहे बिग बाजार में, चाहे रिलायंस ट्रेंड में, रिलायंस फ्रेश में, कहीं पर भी जाएंगे तो वो हर जगह यूज होगा। तो ऐसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को फ्रेंड्स हम ओपन सिस्टम पीपीआई कहते हैं। तो ये है फ्रेंड्स बेसिकली, अगर आपको आइडिया लग गया होगा क्लोज सिस्टम पीपीआई, सेमी क्लोज्ड और ओपन सिस्टम पीपीआई का जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आपको समझाया है। अब कुछ और बातें यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एक और बात ध्यान रखिएगा, इसमें कैश विड्रॉल अलाउ नहीं होता है, इसमें भी कैश विड्रॉल अलाउ नहीं होता है, इसमें कैश विड्रॉल अलाउ होता है। बस ये बात ध्यान रखिएगा, जो ये है और जो ये है, एक्चुअल में पीपीआई जैसा कॉन्सेप्ट जो है यही है असल में। और ये ओपन सिस्टम पीपीआई होता है फ्रेंड्स, ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है पहली बात, और दूसरा ये कैश विड्रॉल भी आपको अलाउ करता है, जबकि यहाँ पर कैश विड्रॉल अलाउ नहीं है, यहाँ भी कैश विड्रॉल अलाउ नहीं है। कई बार ये एक नंबर में क्वेश्चन सीधे ऐसे ही पूछ जाता है कि क्या हम सेमी क्लोज्ड पीपीआई से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो उससे ध्यान रखेंगे कि इट इज फॉल्स, हम जो है पीपी क्लोज सिस्टम से, सेमी क्लोज सिस्टम से हम कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का मैंने आपको समझा ही दिया। दीज आर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एंटिटी फॉर फैसिलिटेटिंग द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देम, है ना। मैंने आपको यही बात बताई कि आपने ये इंस्ट्रूमेंट, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो कि ऐसी एंटिटी द्वारा इशू किए जाते हैं जो कि अपने में ही जो है आपको परचेजिंग अलाउ करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे विशाल मेगा मार्ट से आपने जो है कोई पीपीआई ले ली, तो सारी परचेजिंग आप सिर्फ उन्हीं के यहाँ पर ही, विशाल मेगा मार्ट में ही जाकर के आप इनकी परचेजिंग कर सकेंगे। तो ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम पीपीआई कहते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट डू नॉट परमिट कैश विड्रॉल और रिडीम्पशन, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में कैश विड्रॉल अलाउ नहीं होती, मैंने आपको बताई। क्लोज सिस्टम वाले में आपको कैश विड्रॉल अलाउ नहीं है, रिडीम्पशन भी अलाउ नहीं है। रिडीम्पशन क्या होता है, अगर आपने मान लीजिए किसी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पे 10,000 रुपये जो है, जैसे बिग बाजार वाला एग्जांपल ले लीजिए, बिग बाजार ने आपको पीपीआई दे रखी है और उसमें आपने 10,000 रुपये अगर आपने भरवा लोड करवा रखा है और आप चाहते हैं कि बिग बाजार वाले जो है कार्ड ले ले और 10,000 आपको वापस कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। रिडीम्पशन इज नॉट अलाउड, रिडीम नहीं कर सकते हैं, आपको खर्च करना पड़ेगा। तो ये होता है, ना कैश विड्रॉल अलाउ है फ्रेंड, ना ही रिडीम्पशन अलाउ होता है। एज दिस इंस्ट्रूमेंट डू नॉट फैसिलिटेट पेमेंट्स एंड सेटलमेंट फॉर थर्ड पार्टी सर्विसेज। ध्यान रखेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट, अब मैंने आपको ये बताया ना कि ये केवल बिग बाजार वाले हैं, बिग बाजार का कार्ड है तो बिग बाजार में यूज होगा, विशाल मेगा मार्ट का है तो विशाल मेगा मार्ट में यूज होगा। तो ये कोई थर्ड पार्टी सर्विस के लिए पेमेंट करने को आपके अलाउ नहीं करेंगे। अगर आप चाहो कि हम अमेजन पे पेमेंट कर दें या आप चाहो कि हम पिज्जा हट पे पेमेंट कर दें, तो वो सब चीज़ें ये अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है, इनकी एक लिमिटेशन है, जिसने इशू किया उसी के यहाँ यूज हो पाएगा। इशुएंस एंड ऑपरेशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट आर नॉट क्लासिफाइड एज पेमेंट सिस्टम। ध्यान रखिएगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम जो क्लोज सिस्टम पीपीआई होता है, क्लोज सिस्टम पीपीआई जो होता है फ्रेंड, उसको जो है पेमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं मान सकते हैं या पेमेंट सिस्टम के तौर पर क्लासीफाई नहीं कर सकता है। जैसे हमारे देश में पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो लेकिन जो आरबीआई के डेफिनेशन है उसके हिसाब से इसे पेमेंट सिस्टम नहीं माना जा सकता है। इशुएंस एंड ऑपरेशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट आर नॉट क्लासिफाइड एज पेमेंट सिस्टम। तो कहने मतलब जैसे बिग बाजार ने बहुत सारे पीपीआई इशू कर दिए जो बिग बाजार में ही यूज होंगे, रिलायंस ने अपने पीपीआई इशू कर दिए जो रिलायंस ट्रेंड में ही यूज होंगे, तो ऐसे ऐसे पीपीआई को पेमेंट सिस्टम नहीं मानता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिए, केवल क्लोज सिस्टम के बारे में बात हो रही है फ्रेंड्स, और किसी तरीके के पीपीआई के बारे में यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रीपेड कार्ड वॉलेट इशूड बाई अ पर्टिकुलर बुक स्टोर, देखिए कोई बड़ा बुक स्टोर है तो वो भी अपना पीपीआई इशू कर सकता है, या कोई रेस्टोरेंट है, कोई रेस्टोरेंट है आपके बेंगलोर शहर में है मान लीजिए, तो उस रेस्टोरेंट ने आपको पीपीआई दे रखा है, तो उनकी जो चेन होगी, है ना, जैसे बारबेक्यू नेशन वगैरह है, तो इनकी जो चेन होगी वहाँ पर आप जाकर के खा सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं यूज कर सकते हैं। फॉर यूज ओनली एट ओन आउटलेट, तो इनके खुद के आउटलेट पर ही आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका क्लोज सिस्टम पीपीआई। मेरे ख्याल सारी बातें मैंने आपको पहले ही समझा रखी थी। क्लोज सिस्टम पीपीआई वो होता है जिनको पहली बात तो केवल जो इशू करेगा उन्हीं के आउटलेट पर यूज किया सकता है। अगर बिग बाजार ने इशू किया तो बिग बाजार पर यूज होगा, रिलायंस ने इशू किया तो रिलायंस में ही यूज होगा। उसके बाद में इसमें कैश विड्रॉल अलाउ नहीं होता है क्लोज सिस्टम में, ना ही रिडीम्पशन अलाउ होता है। उसके बाद भी इसमें थर्ड पार्टी पेमेंट भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जब आप इसको बिग बाजार के अलावा ये कार्ड कहीं चलेगा ही नहीं तो थर्ड पार्टी को पेमेंट करोगे कैसे, है ना, तो वो नहीं पॉसिबल है। उसके बाद में इसे पेमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं मानती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लोज सिस्टम इंस्ट्रूमेंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं मानकर चलती है, ये बात ध्यान रखिएगा।
उसके बाद में प्रीपेड कार्ड या वॉलेट जो कि कोई पर्टिकुलर बुक स्टोर या रेस्टोरेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, वो इसके एक एग्जाम्पल के तौर पर काम आ सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो अब ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपको क्लोज सिस्टम पीपीआई के बारे में। सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई के बारे में मैंने आपको बताया था कि बिग बाजार ने पीपीआई इशू की, लेकिन उसने आपको अलाउ कर दिया कि आप इसे पिज्ज़ा हट पर या जो है जैसे पिज़्ज़ा हट हो गया या फिर जो है रिलायंस पर हो गया या विशाल मेगा मार्ट पे यूज कर सकते हैं। अगर इस तरीके से कुछ और रिटेल चेन को वो अलाउ करते हैं तो उसे सेमी क्लोज्ड कह देते हैं। पूरी तरह से क्लोज्ड नहीं है क्योंकि सिर्फ बिग बाजार में ही नहीं यूज हो रहा है, अदर जगहों पर भी थोड़ा बहुत चल रहा है, तो इसीलिए इसे सेमी क्लोज सिस्टम कहते हैं। तो दीज आर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू for purchase of goods and services including financial services at a group of clearly identified merchant location establishment which have a specific contract with the issuer to accept the payment instrument। तो वही बात ये कह रहा है कि ये जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने काम आ सकते हैं, लेकिन इनको यूज कहाँ किया सकता है? ग्रुप ऑफ क्लियरली आइडेंटिफाइड मर्चेंट लोकेशन, जो क्लियरली आइडेंटिफाइड रहेगा। जैसे बिग बाजार ने ये आइडेंटिफाई कर रखा है कि सिर्फ रिलायंस ट्रेंड पर ही हम इसे एक्सेप्ट करेंगे ना, इस्टेब्लिशमेंट व्हिच हैव अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो रिलायंस ट्रेंड है इसने बिग बाजार के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करके रखा होगा ताकि जो है ये बिग बाजार के पीपीआई उसके रिलायंस ट्रेंड पर चल पाए फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर हो गई, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कोई नई चीज नहीं है। दीज इंस्ट्रूमेंट डू नॉट परमिट कैश विड्रॉल एंड रिडेम्पशन बाय द होल्डर। तो यहाँ पर भी सेमी क्लोज में भी कैश विड्रॉल नहीं अलाउ है, रिडेम्पशन नहीं अलाउ है। रिडेम्पशन का मतलब मैंने आपको बताया, अगर आपके प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में 10,000 रुपए हैं तो उसको आप चाहें कि ये कार्ड मेरा वापस लीजिए और 10,000 रुपये मुझे दे दीजिए, तो दैट इज नॉट अलाउड। ओके, रिडेम्पशन नहीं अलाउ होता है, आपको वो पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पर प्रीपेड कार्ड वॉलेट इशूड फॉर यूज एट स्पेसिफाइड आउटलेट, जैसे इसका एग्जांपल में बिग बाजार का प्रीपेड कार्ड दैट कैन आल्सो बी यूज्ड एट रिलायंस, ये स्पेलिंग गलत हो गई, रिलायंस फ्रेश स्टोर एंड एट पिज्जा हट। तो बिग बाजार ने प्रीपेड कार्ड इशू किया है जो कि रिलायंस फ्रेश में और साथ ही साथ में पिज्जा हट पर अगर यूज हो सकता है, तो ये हमारा सेमी क्लोज्ड जो है पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का एक एग्जांपल होगा। ठीक है, तो पूरी तरह से क्लोज नहीं है फ्रेंड, थोड़े से लूप होल है जिसकी वजह से ये दूसरे स्टोर पर भी यूज हो पा रहा है। ये बिग बाजार हो गया और ये आपका मान लीजिए रिलायंस फ्रेश हो गया। ठीक है, तो ये हो गए सेमी क्लोज। ध्यान रखने वाली बात जो है कि यहाँ पर कैश विड्रॉल और रिडीम्पशन परमिटेड नहीं है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में तीसरे आते हैं फ्रेंड्स ओपन सिस्टम प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ओपन सिस्टम वाले में सब कुछ अलाउ होता है एक तरीके से, अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें सब कुछ अलाउ होता है, यानी कैश विड्रॉल भी अलाउ होगा, रिडीम्पशन भी आप कर सकोगे, साथ ही साथ में आप जो है कैश विड्रॉल भी कर सकेंगे और उस अदर स्टोर्स पर यूज कर सकेंगे, रिमिटेंस कर सकेंगे, सब कुछ होगा। दीज आर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनको हम गुड्स और सर्विसेज परचेज करने के लिए यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी यूज कर सकता है। जैसे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं एट एनी कार्ड एक्सेप्टिंग मर्चेंट लोकेशन पॉस मशीन। अगर कोई पॉस मशीन पर फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी अवेलेबल है तो वहाँ पर आप इसे यूज कर सकते हैं। परमिट कैश विड्रॉल एट एटीएम्स एंड बीसी लोकेशन, मतलब एटीएम मशीन जो होती हैं और ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो होते हैं वहाँ पर भी आप जो है कैश विड्रॉल कर सकते हैं इन पीपीआई का यूज करके। दीज इंस्ट्रूमेंट सो हैव अ बैंक लिंकेज। तो इन ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ओपन सिस्टम पीपीआई होती है उसमें बैंक अकाउंट से लिंकिंग रहती है, बैंक अकाउंट से लिंकिंग रहती है। ए गिफ्ट कार्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रीपेड कार्ड। ध्यान रखेंगे प्रीपेड जो गिफ्ट कार्ड होते हैं फ्रेंड्स वो भी प्रीपेड कार्ड होते हैं, वेयर वन कैन गिफ्ट अमाउंट बाई स्टोरिंग द वैल्यू इन इट, जिसमें आप जो है गिफ्ट देना चाहते हैं तो इसमें वैल्यू स्टोर करके दे सकते हैं। जैसे ये गिफ्ट कार्ड का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा सा ट्रेंड में है, इसलिए है क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको अपने किसी फ्रेंड को जो है शादी में जो है शगुन देना होता है, तो आपको अगर मान लीजिए 11,000 रुपये देने हैं तो आपने क्या किया, एक जो है गिफ्ट कार्ड इशू करवाया, एक प्रीपेड कार्ड ही होता है, गिफ्ट कार्ड इक्वल टू प्रीपेड कार्ड। ठीक है, तो 11,000 रुपये आपने एक जो है गिफ्ट कार्ड इशू करवाया और उसमें 11,000 रुपये स्टोर करवा दिए और फिर उसको अपने फ्रेंड को दे दिया। अब वो फ्रेंड जहाँ भी चाहे उसको 11,000 रुपये खर्च कर सकता है। ठीक है, तो यही होता है फ्रेंड्स गिफ्ट कार्ड। वैसा प्रीपेड कार्ड इसमें कुछ सर्टेन वैल्यू आप फीड करवा करके अपने दोस्त को गिफ्ट कर देते हैं फ्रेंड्स, वही आपका गिफ्ट कार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें हमने समझ ली। ओपन सिस्टम जो पीपीआई होता है, ओपन सिस्टम पीपीआई जो होता है उससे हम गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र अलाउ होता है, कैश विड्रॉल एटीएम और बीसी लोकेशंस पर अलाउ होते हैं। इनमें जो हमारे पीपीआई होते हैं इनमें बैंक अकाउंट लिंक रहता है। गिफ्ट कार्ड जो होता है फ्रेंड्स वो भी एक तरीके का आपका प्रीपेड कार्ड ही होता है, जहाँ पर आप कुछ सर्टेन अमाउंट जो है स्टोर करवा करके अपने दोस्त को अपने रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में जो प्रीपेड कार्ड होते हैं फ्रेंड्स वो दो टाइप के होते हैं, सिंगल पर्पज और मल्टीपर्पज। जो प्रीपेड कार्ड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंगल पर्पज और
मल्टीपर्पज। जो सिंगल पर्पज कार्ड होते हैं फ्रेंड्स वो क्लोज्ड लूप कार्ड कहलाते हैं, जो मल्टीपर्पज कार्ड होते हैं वो ओपन लूप कहलाते हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, सिंगल पर्पज है मतलब एक काम कर, मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए ये क्लोज्ड सेमी कार्ड है और ये ओपन सेमी कार्ड है, ऐसे समझ लीजिए। अगेन जो अगर हम क्लोज सिस्टम पीपीआई था वही है एक तरीके से सिंगल पर्पज जो कार्ड है, मतलब एक पर्पज पूरा करेगा। अगर मान लीजिए किसी बुक स्टोर ने इशू किया है तो सिर्फ उसी बुक स्टोर पर ही यूज हो पाएगा, या किसी रेस्टोरेंट ने इशू किया तो सिर्फ उसी रेस्टोरेंट की चेन में यूज हो पाएगा, है ना। तो सिंगल पर्पज कार्ड को पहली बात तो हम क्लोज्ड लूप कार्ड कहते हैं। आर डेजिग्नेटेड टू बी यूज फॉर ए स्पेसिफिक मर्चेंट आर पर्पज, इसे किसी विशेष मर्चेंट के पास यूज कर सकते हैं या किसी विशेष पर्पज पे ही यूज किया जा सकता है सिंगल पर्पज कार्ड को। दिस इंक्लूड स्टोर ब्रांडेड कार्ड, है ना, जो स्टोर होते हैं उनके ब्रांडेड कार्ड हो गए जैसे बिग बाजार वगैरह। प्रीपेड टेलीफोनिक कार्ड हो सकते हैं। बेनिफिट कार्ड ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर, कई सारे एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट कार्ड भी इशू करते हैं, तो ये सभी जो है आपके सिंगल पर्पज कार्ड हो जाते हैं। तो एक तरीके से क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई होता है ये वही है फ्रेंड्स अपने आप में, ठीक है। तो सिंगल पर्पज जो कार्ड होते हैं वो क्लोज्ड लूप कार्ड होते हैं, किसी एक विशेष पर्पज के लिए या किसी विशेष मर्चेंट के पास ही यूज हो सकते हैं। उसके बाद में मल्टीपर्पज जो कार्ड होते हैं ये ओपन लूप कार्ड होते हैं एंड आर ब्रांडेड विद द लोगो ऑफ बैंक, द इशूअर एंड कार्ड एसोसिएशन द नेटवर्क। तो जो मल्टीपर्पज कार्ड होते हैं ये ओपन लूप कार्ड होते हैं, पहली बात याद रखिएगा। मल्टीपर्पज कार्ड जो होता है वो ओपन लूप होता है। कैसा होता है फ्रेंड? ओपन लूप होता है। दूसरी बात याद रखें कि इसमें बैंक का लोगो होता है। बैंक का लोगो किस बैंक का लोगो होगा? जो इशू करेगा। अगर एसबीआई ने इशू किया है तो एसबीआई का लोगो होगा, अगर केनरा बैंक ने इशू किया है तो केनरा बैंक का लोगो होगा। जो बैंक इशू करता है उसे इश्यूअर कह देंगे। कार्ड एसोसिएशन द नेटवर्क का मतलब हुआ जो आपके वीज़ा है ना, वीज़ा कार्ड होते हैं, मास्टर कार्ड होते हैं, है ना, मास्टर कार्ड होते हैं, उसके बाद में रुपे कार्ड हो गया। ये सभी जो है आपके नेटवर्क होते हैं, मतलब कहने का कार्ड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं एक तरीके से। तो वीज़ा, मास्टर और रुपे ये सभी जो है आपके कार्ड एसोसिएशंस होते हैं जो अपना नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका कार्ड यूज कर सकें आप, है ना। जैसे अभी आपके बैंक में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है तो वहाँ पर देखिए वीज़ा के कार्ड इशू होते हैं या रुपए के कार्ड इशू होते हैं, है ना। जो कार्ड आता है उसमें वीज़ा या रुपए लिखा होता है क्योंकि वो उसके नेटवर्क प्रोवाइडर हैं फ्रेंड्स, ओके। कार्ड हमारा है, एसबीआई का है, लेकिन उसका नेटवर्क जो है वो किसका है? वीज़ा का है या मास्टर का है या रुपए का होता है, ठीक है। तो मल्टीपर्पज जो कार्ड होते हैं फ्रेंड्स वो ओपन लूप कार्ड होते हैं। उनमें किसी ना किसी बैंक का लोगो लगा होता है जो बैंक उसे इशू करता है, ओके। और इसमें कार्ड एसोसिएशन भी होता है, ठीक है, मास्टर वीज़ा ये वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ मास्टर कार्ड ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड, जैसे मास्टर कार्ड ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड अगर होगा कैन बी यूज टू एक्सेस कैश एट एटीएम्स एंड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज वेयर मास्टर कार्ड डेबिट आर क्रेडिट कार्ड आर एक्सेप्टेड। तो ये जैसे एक एग्जांपल दिया इन्होंने कि मास्टर कार्ड जो है ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड अगर कोई बैंक इशू करता है, जिसको किसने वो किया हुआ है, नेटवर्क किसका है? मास्टर कार्ड वालों का है। और ब्रांडिंग किसने? कोई एक बैंक कर देगा, उसका अगर प्रीपेड कार्ड इशू होता है तो उसके जरिए हम एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, साथ ही साथ गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सकते हैं जहां कहीं पर भी मास्टर कार्ड एक्सेप्टेबल होता है, ओके। जो आपके गिफ्ट और पेरोल कार्ड होते हैं फ्रेंड्स, गिफ्ट और पेरोल कार्ड होते हैं वो मल्टीपर्पज प्रीपेड कार्ड का एग्जांपल होते हैं। गिफ्ट कार्ड जो आपने अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया था, पेरोल कार्ड जो कई सारे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी के लिए पेरोल कार्ड इशू कर देते हैं कि ये आपकी जब भी सैलरी आएगी इसी कार्ड से आप विड्रॉ कर पाओगे, तो उसे पेरोल कार्ड कहते हैं। तो ये मल्टीपर्पज प्रीपेड कार्ड के एग्जाम्पल हो जाते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स हमें जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीपेड कार्ड, सिंगल पर्पज और मल्टीपर्पज। सिंगल पर्पज वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए या किसी स्पेसिफिक स्टोर पर यूज हो सकते हैं, जैसे बिग बाजार में यूज हो सकते हैं, तो वो हो गए आपके सिंगल पर्पज। मल्टीपर्पज फ्रेंड्स वो होते हैं जो कहीं भी यूज हो सकते हैं, है ना, कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये ओपन वाला हो गया, ओपन सिस्टम, और ये क्लोज सिस्टम वाला हो गया, ठीक है। उसका हमने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हमने देखा कि गिफ्ट कार्ड और पेरोल कार्ड हो गए, ये आपके मल्टीपर्पज कार्ड के एग्जांपल होते हैं। और साथ ही साथ मल्टीपर्पज जो कार्ड होता है वो ओपन लूप कार्ड होते हैं और इसमें बैंक का लोगो लगा होता है जो इशू करता है, और कार्ड एसोसिएशन का भी जिक्र होता है, यानी वीज़ा, मास्टर कार्ड, इन सब का भी जिक्र होता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, हमने प्रीपेड कार्ड जो है पूरा निपटा दिया है। अब हम अगला टॉपिक यहाँ पर उठाएंगे, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड के बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ओके। स्टोर्ड वैल्यू, तो स्टोर्ड वैल्यू कार्ड क्या होता है फ्रेंड्स ये देखेंगे। अ स्टोर्ड वैल्यू कार्ड इज अ टाइप ऑफ प्रीपेड कार्ड विच डिफरेंस इन वैल्यू स्टोरिंग मैकेनिज्म ऑफ द कार्ड। तो स्टोर्ड वैल्यू जो कार्ड होता है फ्रेंड्स वो एक तरीके का प्रीपेड कार्ड होता है।
मतलब स्टोर्ड वैल्यू कार्ड प्रीपेड कार्ड ही होता है। फिर डिफरेंस किस बात का है, स्टोरिंग मैकेनिज्म, मतलब जो वैल्यू उसमें स्टोर की जाती है 10,000 रुपये 20,000 रुपये, उसको स्टोर करने का जो प्रोसेस होता है दोनों में अलग होता है। देख लेते हैं अलग कैसे होता है। इन स्टोर्ड वैल्यू कार्ड द मॉनेटरी वैल्यू इज स्टोर्ड ऑन कार्ड इटसेल्फ। जो स्टोर्ड कार्ड होता है फ्रेंड, उसमें जो जैसे आपने 20,000 रुपये अगर लोड करवाए हैं उस कार्ड में, तो वो 20,000 रुपये आपके जो है स्टोर कहाँ किए जाएंगे, उस कार्ड में। किसमें, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड। वैल्यू जो स्टोर्ड वैल्यू कार्ड का मतलब उसी कार्ड में ही वैल्यू स्टोर है ना, उसी कार्ड में वैल्यू स्टोर है, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड हो गया। वेयर एज प्रीपेड कार्ड द वैल्यू इज लाइंग इन अ डिपॉजिट अकाउंट लिंक एट द बैंक एंड। ठीक है, बैक एंड पर जो बैंक से खाता है उससे जो है डिपॉजिट अकाउंट को लिंक कर दिया जाता है प्रीपेड कार्ड के केस में। अब थोड़ा सा यहाँ ओपन माइंडेड रहिएगा, क्योंकि जो क्लोज्ड कार्ड होता है उसमें देखें तो बैंक अकाउंट लिंक नहीं होता है। जो क्लोज्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई, उसमें मैंने आपको ये कहीं नहीं बताया ना कि उसमें अकाउंट लिंक होता है। केवल ओपन अकाउंट जो होते हैं, ओपन सिस्टम पीपीआई होते हैं, उन्हीं में ही बैंक अकाउंट लिंक रहता है। लेकिन वही मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा ओपन माइंडेड यहाँ पर रहने की जरूरत है। हम ये मानकर चलेंगे कि जो प्रीपेड कार्ड होता है वहाँ पर बैक एंड पर जो है कोई ना कोई डिपॉजिट अकाउंट लिंक रहता है। और स्टोर्ड वैल्यू कार्ड में ऐसा नहीं होता, कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं होता। जो वैल्यू आपको स्टोर करनी है वो उसी कार्ड में ही स्टोर कर ली जाती है। क्लियर हो गया फ्रेंड। तो स्टोर्ड वैल्यू कार्ड जो होता है वो प्रीपेड कार्ड जैसा ही होता है, केवल डिफरेंस उनके स्टोरिंग मैकेनिज्म में होती है। और डिफरेंस कैसे आता है, स्टोर्ड वैल्यू जो कार्ड होते हैं उसमें मॉनेटरी वैल्यू जो है कार्ड में खुद स्टोर कर दी जाती है, जबकि जो प्रीपेड कार्ड होते हैं उसमें जो डिपॉजिट अकाउंट होता है वो आपके कार्ड से लिंक रहता है बैक एंड पर, ताकि आप पैसा विड्रॉ वगैरह कर सकें। हियर द कार्ड इशूअर इज सर्विस प्रोवाइडर एंड नॉट अ बैंक। ध्यान रखेंगे कि जो आपको स्टोर्ड वैल्यू कार्ड इशू किए जाते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर द्वारा इशू किए जाते हैं। हियर द कार्ड इशूअर, कार्ड को जिस कंपनी ने इशू किया है वो एक कंपनी होती है, बैंक नहीं होता है। इट इज नॉट अ बैंक। ध्यान रखेंगे, बैंक नहीं इशू करते स्टोर्ड वैल्यू कार्ड, बैंक नहीं इशू करते, बल्कि कोई कंपनी, कोई सर्विस प्रोवाइडर, एयरटेल है ना, रिलायंस, ऐसी कंपनियां ऐसे कार्ड इशू करती हैं जो कि स्टोर्ड वैल्यू कार्ड इशू करती हैं। क्लियर हो गई बात फ्रेंड। तो हियर कार्ड इशूअर इज सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पर कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको कार्ड इशू करेगा, बैंक नहीं आपको ऐसे कार्ड इशू करता है। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल स्टोर्ड वैल्यू कार्ड का होता है मेट्रो। जो आप दिल्ली मेट्रो में जाएं, लखनऊ मेट्रो में जाएं, या फिर किसी भी मेट्रो में जब आप जाते हैं तो वो आपको एक कार्ड इशू कर देते हैं, मेट्रो रेल कार्ड। उसमें क्या होता है, आप जो है 200 रुपये 500 रुपये ऐसे वैल्यू जो है फीड करवा लेते हैं, तो उस कार्ड में ही वो 500 रुपये जो है फीड हो जाते हैं। और जहाँ पर भी आप वो कार्ड अपना टच करते हैं तो उसी 500 में से जब आप निकलने लगते हैं तो जितनी डिस्टेंस बनी रहती है उसी के अकॉर्डिंग वो 50 रुपये 60 रुपये जो भी बनता है वो आपका डिडक्ट कर लेता है, और फिर बाकी का 460 रुपये उसी कार्ड में ही स्टोर पड़ा रहता है। तो यहाँ किसी बैंक अकाउंट की, किसी मतलब ऐसे कह लीजिए कि कोई एक मतलब ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा भी नहीं, उसका कोई खाता भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, उसको भी ऐसे कार्ड इशू किए जा सकते हैं। मेट्रो वाले जो कार्ड होते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, क्योंकि बैंक अकाउंट की और केवाईसी की इन सब चीज़ों की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो है स्टोर्ड वैल्यू कार्ड की, तो ध्यान रखिएगा स्टोर्ड वैल्यू कार्ड का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है आपका क्या, मेट्रो कार्ड। स्टोर वैल्यू कार्ड का सबसे बेस्ट एग्जांपल मेट्रो कार्ड होते हैं, जो दिल्ली मेट्रो वगैरह में इशू किए जाते हैं, या जिस भी मेट्रो में आप सफ़र करते हैं वहाँ पर स्टोर वैल्यू कार्ड आपको दिया जाता है। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, हमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो स्टोर्ड वैल्यू कार्ड होते हैं वो प्रीपेड कार्ड जैसे ही होते हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना होता है कि स्टोर्ड वैल्यू कार्ड में जो वैल्यू होती है, जो मनी होती है, वो कार्ड में ही इटसेल्फ स्टोर कर दी जाती है, लोड कर दी जाती है, कार्ड में ही वो पैसा होल्ड रहता है, कहीं और नहीं जाता है। जबकि जो प्रीपेड कार्ड होता है वहाँ पर किसी न किसी डिपॉजिट अकाउंट से प्रीपेड कार्ड को लिंक कर दिया जाता है। इसमें जो कार्ड इशूअर होता है वो कोई सर्विस प्रोवाइडर होता है, रिलायंस, एयरटेल, है ना, कोई कंपनी वोडाफोन वगैरह हो सकती है, और इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं रहता एक तरीके से। जैसे दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल हमने बेस्ट आपको दिया कि मेट्रो जो रेल कार्ड होते हैं, मेट्रो कार्ड होते हैं, वो इसके बेस्ट एग्जांपल होते हैं। उसमें क्या होता है, आपको एक वैल्यू स्टोर कर दी जाती है आपके उस कार्ड में, मेट्रो कार्ड में, और जहाँ पर भी आप उसे यूज करते हैं केवल मेट्रो में ही यूज कर पाएंगे ऑब्वियसली, कहीं और तो यूज हो ही नहीं पाएगा। मेट्रो में ही जब आप अपने गेट से निकलते हैं तो वहाँ पर जितना भी पैसा आपके सफ़र का या यात्रा का होता है वो अपने आप ही डिडक्ट हो जाता है। तो यही होता है फ्रेंड्स जो है स्टोर्ड वैल्यू कार्ड।
अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम जो है अगले कार्ड की, जिसे कहते हैं चार्ज कार्ड। अब चार्ज कार्ड क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का हल्का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि चार्ज कार्ड क्या होता है, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड क्या होता है, ताकि वो जो क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी बनाते हैं तो आप आंसर आसानी से कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो चार्ज कार्ड क्या होता है, दिस इज सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड। ठीक है, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड में हमने कंपेयर किससे किया था, प्रीपेड कार्ड से। स्टोर्ड वैल्यू कार्ड प्रीपेड कार्ड जैसा था, है ना, अभी हमने देखा फ्रेंड्स, ये जो देखा है स्टोर्ड वैल्यू कार्ड आर जस्ट लाइक प्रीपेड कार्ड, है ना। उसी तरीके से जो चार्ज कार्ड होता है फ्रेंड्स, वो आपका बिल्कुल क्रेडिट कार्ड जैसा होता है। तो अगर क्रेडिट कार्ड है तो इसे चार्ज कार्ड क्यों कहा गया, तो फ्रेंड्स एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस कैसे आता है, तो डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ चार्ज कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इज रीपेमेंट मोड। जो आप उसकी पेमेंट करते हैं, रीपेमेंट करते हैं, उससे डिफरेंस क्रिएट होता है। देखिए होता क्या है, जो क्रेडिट कार्ड होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या है, मान लीजिए आपने 50,000 रुपये का खर्चा किया है, तो अगर आप चाहें तो पूरा 50,000 चुका सकते हैं, या आप चाहें तो 5,000 10,000 चुका करके भी काम चला सकते हैं, मिनिमम मंथली मिनिमम अमाउंट जो है कॉन्सेप्ट के तहत। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड ये नहीं कहता कि पूरा पैसा आपको वापस करना है, लेकिन चार्ज कार्ड क्या कहता है, अगर आपने 50,000 रुपये खर्चा किया है तो जब आपका ग्रेस पीरियड खत्म होगा उसके अंदर अंदर में ये पूरा का पूरा 50,000 आपको हमें लौटाना पड़ेगा। बस इतना ही डिफरेंस है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यदि आपने चार्ज कार्ड में 2 लाख रुपए खर्चा कर लिए हैं तो आपको वो पूरे के पूरे 2 लाख रुपए ग्रेस पीरियड तक आपको भर देने होंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ब्याज वो लगाते हैं। ठीक है, तो चार्ज कार्ड इज सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड। क्लियर हो गया, चार्ज कार्ड आपका क्रेडिट कार्ड के जैसा होता है। तो इसमें डिफरेंस कैसा होता है, रीपेमेंट मोड के आधार पर। चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड में रीपेमेंट मोड के आधार पर डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं। जहां पर क्रेडिट कार्ड आपको अलाउ करता है, कार्ड होल्डर को अलाउ करता है कि वो चाहे तो पेमेंट फुल में करे या पार्ट में करे। पूरी की पूरी 50,000 रुपये क्रेडिट कार्ड में खर्चा किया एक महीने में, 50,000 वापस कर दीजिए, या 5,000 10,000 भी वापस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जबकि इन चार्ज कार्ड द यूजर हैज टू रीपे द इंटायर अमाउंट एट वन गो। इसमें बस यही होता है, चार्ज कार्ड में यूजर को सारा का सारा पैसा एक ही बार में वापस करना पड़ जाता है एट द एंड ऑफ अलाउड ग्रेस पीरियड। जब ग्रेस पीरियड खत्म होता है उसके अंत तक, मतलब जैसे 20 दिन 30 दिन का जो भी ग्रेस पीरियड उसको मिला हो, उतना समय खत्म होने के साथ साथ ही आपको पूरा का पूरा पैसा जो है बैंक को वापस करना, बैंक को या फिर जो है चार्ज कार्ड जिसने भी इशू किया है उसको वापस करना पड़ता है। तो क्लियर हो गया फ्रेंड, चार्ज कार्ड किसके जैसा होता है, क्रेडिट कार्ड के जैसा होता है। क्रेडिट कार्ड में आप चाहें तो फुल पेमेंट वापस करें या फिर जो है पार्शियल पेमेंट वापस करें, लेकिन चार्ज कार्ड में आपको चॉइस नहीं होती, आपको फुल पेमेंट जो भी आपने खर्चा किया वो पूरा का पूरा पैसा वापस करना पड़ता है। यही इतना चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे वर्चुअल कार्ड की, और मेरे ख्याल से ये हमारा लास्ट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, वर्चुअल कार्ड की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए वर्चुअल कार्ड क्या होता है, पहले कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, एक आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है। अब डेबिट कार्ड आप ले करके जा रहे हैं, हो सकता है गिर जाए आपके हाथ से, या चोरी हो जाए, थेफ्ट हो जाए, उसकी जो है क्लोनिंग कर ले कोई, है ना। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक रहती हैं। तो उसी के लिए विकल्प आया हुआ है कि जो आपका कार्ड है उसी से लिंक एक जो है रैंडम कार्ड जनरेट किया जाता है, जिसे हम वर्चुअल कार्ड कहते हैं। वो कार्ड आपको, जैसे आपको डेबिट कार्ड आपको हाथ में दे दिया जाता है कि हाँ आप रखिए, अपने पर्स में रखिए, लेकिन जो वर्चुअल कार्ड होता है वो फिजिकली कहीं प्रेजेंट नहीं होता, वो सिर्फ नंबर्स होते हैं। एक्चुअल में कार्ड में होता ही क्या है, अगर आप अपना डेबिट कार्ड देखिए तो यहाँ आपका नाम होगा, यहाँ 16 डिजिट के नंबर्स होंगे उसके, है ना, यहाँ एक्सपायरी डेट होगी और पीछे साइड में सीवीवी नंबर होगा, कस्टमर वेरिफिकेशन वैल्यू नंबर होगा। बस इतनी चीज़ें होनी होनी चाहिए हमारी पेमेंट होने के लिए, अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। सीएनपी, कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें वो रैंडमली जनरेट करके आपको देता है, तो वही आपका वर्चुअल कार्ड हो जाता है। अब वर्चुअल कार्ड में आप क्या है, लिमिट भी सेट कर सकते हैं। लिमिट सेट करने का क्या मतलब है, अभी तो खैर ऐसे कार्ड आने लगे हैं जिनकी आप खुद भी लिमिट सेट कर सकते हैं, लेकिन देयर वाज ए टाइम कि मतलब आप ये सब नहीं कर पाते। जैसे अगर आपके डेबिट कार्ड से पर डे 50,000 रुपये निकालने की लिमिट है, तो आप 50,000 से कम लिमिट नहीं सेट कर सकते थे। लेकिन अगर आप वर्चुअल कार्ड बनाते हैं तो आप चाहें तो इसकी लिमिट 5,000 रुपये ही सेट कर दीजिए कि हम 5,000 रुपये से ज़्यादा इस कार्ड को यूज ना कर सकें। कितनी बार यूज करना है उसकी भी लिमिट सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी वो जो है फैसिलिटी अवेलेबल थी इसमें। ठीक है, साथ ही साथ में आपको चोरी और इन सब चीज़ों से भी बचाता है ये ना। तो वर्चुअल कार्ड के बारे में बात करें तो कार्ड कस्टमर रन रिस्क, है ना। जो कस्टमर कार्ड होल्डर होते हैं उनको प्रॉब्लम रहती है बाई पोजेसन ऑफ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। अगर वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं तो उनको रिस्क रहता है। क्या रिस्क रहता है, कार्ड कैन बी सब्जेक्ट टू फिजिकल थेफ्ट। हो सकता है कि कोई चोरी कर ले जाए, उसको काउंटर फिटिंग हो जाए, उसको जाली जाली दूसरा बना दिया जाए, स्कीमिंग हो जाए, उसका क्लोनिंग हो जाए, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें
हो सकती हैं देयर आफ्टर यूज्ड ऑनलाइन कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन, और उसके बाद में ये सारी एक बार आपसे चोरी हो गई उसके बाद में वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे रिस्क जो है जो कार्ड होल्डर्स होते हैं उनके लिए रहते हैं। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अब वर्चुअल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, तो वर्चुअल जो कार्ड हो सकता है वो डेबिट कार्ड भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, प्रीपेड कार्ड भी हो सकता है। इज अ रैंडमली जनरेटेड कार्ड नंबर, ये क्या होता है, एक रैंडमली जनरेटेड कार्ड नंबर होती है एसोसिएटेड विद द यूजर्स एक्चुअल कार्ड फॉर यूज ऑनलाइन। ध्यान देंगे, फॉर यूज ऑनलाइन, क्योंकि फिजिकली आपको कार्ड मिलेगा नहीं, तो फिजिकली अगर कार्ड नहीं मिलेगा जो वर्चुअल कार्ड है तो उसको आप एटीएम मशीन में जो है इंसर्ट कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ही काम आएगा, ये बात हमें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो जो वर्चुअल कार्ड होता है हमारा फ्रेंड्स वो रैंडमली जनरेटेड कार्ड नंबर होता है जो कि यूजर के एक्चुअल कार्ड से लिंक रहता है, एसोसिएटेड रहता है फॉर यूज ऑनलाइन। इसका हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जो यही नहीं कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, उसके लिए यूज कर सकते हो। सीएनपी जो है के काम आ सकता है, ऑनलाइन पेमेंट के काम आ सकता है। डिपेंडिंग ऑन द इशूअर, इशूअर के ऊपर डिपेंड करता है, जिस बैंक ने इशू किया है उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। द कस्टमर मे बी एबल टू सेट अ मैक्सिमम क्वांटम या लिमिट, इसमें जो आपने वर्चुअल कार्ड जनरेट किया है उसमें मैक्सिमम कितना लिमिट सेट करनी है, 5,000 10,000 वो आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ यूजेस फॉर वर्चुअल कार्ड, इस वर्चुअल कार्ड को कितनी बार यूज किया सकता है, तो ये सब चीज़ें आप लिमिटेशन कर सकते हैं। देयर बाई फर्दर प्रोटेक्टिंग द यूजर वाइल ट्रांजेक्टिंग यूजिंग इट, तो इससे क्या होता है कि प्रोटेक्शन हमारी थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपने लिमिट वगैरह सारी सेट कर ली कितनी बार वर्चुअल कार्ड यूज हो सकता है। तो ये सर्टन, अगर आपके एटीएम से आपके डेबिट कार्ड से 50,000 रुपये निकल सकते हैं और आपने अपने वर्चुअल की कार्ड की लिमिट केवल 5,000 सेट कर रखी है, तो अगर ये वर्चुअल कार्ड इधर उधर होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये का लॉस होगा। लेकिन आपका फिजिकल डेबिट कार्ड अगर लॉस हो गया तो आपको 50,000 रुपये तक का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो टू द ऑनलाइन मर्चेंट इट वर्क्स नो डिफरेंट फ्रॉम एनी कन्वेंशनल कार्ड, जो भी जैसे अमेजन वगैरह है जो ऑनलाइन मर्चेंट है हमारे, उनके लिए कोई अलग कार्ड नहीं है, जैसे हमारे नॉर्मल कार्ड होते हैं वैसे ही कार्ड की तरह काम करता है। क्योंकि वर्चुअल कार्ड और फिजिकल, मतलब जो है वर्चुअल कार्ड और जो हमारे मतलब फिजिकल कार्ड होते हैं उनमें डिफरेंस ही क्या है, केवल फिजिकल कार्ड हमारे मतलब वॉलेट वगैरह में हो सकता है और वर्चुअल कार्ड केवल नंबर्स होते हैं, है ना, 16 डिजिट का नंबर। अगर आपको मैं अपना 16 डिजिट का कार्ड नंबर दे दूं, अपनी एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर दे दूं, तो फिर बचा ही क्या है, एक तरीके से आपको वर्चुअल कार्ड मेरा मिल गया है और आप उसे कहीं भी यूज कर पाएंगे। ठीक है, द इशूअर वुड नोटिफाई द अकाउंट होल्डर ऑफ वर्चुअल कार्ड, तो जो इशूअर होगा जो वर्चुअल कार्ड इशू करके आपको देगा उसको ये फॉलोइंग चीज़ें जो है, मतलब जब वर्चुअल कार्ड जनरेट होता है तो कार्ड होल्डर को ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं। वो कार्ड होल्डर का नाम क्या है, कार्ड का जो नया नंबर जनरेट होगा, उस जो वर्चुअल कार्ड जनरेट हो उसका एक्सपायरी डेट, और साथ ही साथ कार्ड वेरिफिकेशन डाटा नंबर CVD2, जो कार्ड के पीछे जो 3 डिजिट का नंबर लिखा होता है फ्रेंड, CVV जिसे कहते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, तो कहीं कहीं CVV कहते हैं, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कहते हैं, और कार्ड वेरिफिकेशन डेटा भी CVD भी कहीं कहते हैं। ये मतलब जो डिफरेंट नेटवर्क होते हैं, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, उनके अकॉर्डिंग ये नेमिंग कन्वेंशन है। बात उसी की हो रही जो बैक साइड में 3 डिजिट का नंबर जो है आपके लिखा रहता है, कार्ड वेरिफिकेशन डाटा नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड जो है आई बिलीव कि जो है वर्चुअल कार्ड के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जो आपका एक्चुअल कार्ड है, जो आपका डेबिट कार्ड है, उसको आप नहीं यूज करना चाहते हैं, बल्कि उसके बदले में एक जो है रैंडमली जनरेटेड कार्ड नंबर को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वही वर्चुअल कार्ड होता है। तो डेबिट कार्ड भी हो सकता है वर्चुअल कार्ड आपका, वर्चुअल डेबिट कार्ड हो सकता है, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड हो सकता है, वर्चुअल प्रीपेड कार्ड भी हो सकता है। तो वर्चुअल जो ये आपका कार्ड होता है ये रैंडमली जनरेटेड कार्ड नंबर होता है, जो कि आपके एक्चुअल कार्ड से ही जुड़ा हुआ होता है और इसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में यूज किया जा सकता है। इसमें आप जो है मैक्सिमम ट्रांजैक्शन की लिमिट भी सेट कर सकते हैं। अभी तो ऐसे डेबिट कार्ड आने लगे जिनमें आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन पहले के समय में आप सोचिए तो ये लिमिट वगैरह सेट करने का कॉन्सेप्ट नहीं अवेलेबल था। ठीक है, और साथ ही साथ में नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार ये वर्चुअल कार्ड यूज होता है तो वो सब भी आप सेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी ऑनलाइन मर्चेंट के लिए जो आपका वर्चुअल कार्ड है या जो आपका कन्वेंशनल फिजिकल कार्ड है उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों सेम ही होते हैं। जो भी बैंक या इशूअर वर्चुअल कार्ड इशू करेगा या जनरेट करेगा वो आपको कार्ड होल्डर का नाम बताएगा, कार्ड का नंबर बताएगा, एक्सपायरी डेट बताएगा और कार्ड वेरिफिकेशन डेटा नंबर भी बताएगा। कार्ड होल्डर का नाम तो उसे खुद ही पता होगा, कार्ड नंबर 16 डिजिट का जो जनरेट होगा वो बताएगा, जो इस वर्चुअल कार्ड की एक्सपायरी डेट होगी वो बताएगा, और साथ ही साथ वो पीछे जो 3 डिजिट का कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू CVV है ना, उसी को कार्ड वेरिफिकेशन डेटा भी कहते हैं, तो वो नंबर आपको प्रोवाइड कर देगा। इसमें से आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके,
तो ये हो गया बेसिकली फ्रेंड्स, हमने वर्चुअल कार्ड, चार्ज कार्ड, है ना, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड, प्रीपेड कार्ड, इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक और यहाँ पर है कि कार्ड जो होल्डर होते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट होता है। कार्ड बेनिफिट ऑफ कार्ड टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को क्या क्या बेनिफिट होते हैं अगर उनके पास कार्ड है, तो उसी एक छोटे से टॉपिक को और निपटा देते हैं। एक तो उनको कन्वीनियंस रहती है, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा कंट्रोल और चौथा सिक्योरिटी। तो ये 4 बेनिफिट हैं जो कि कस्टमर को मिलते हैं। कई बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये यही बात लिख देते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ कार्ड टू कार्ड होल्डर। तो ये 4 ऑप्शन उन्हीं में से दिया रहेगा, या एक गायब कर देंगे। ओके, तो पहला है कन्वीनियंस। कस्टमर को जो बेनिफिट है उसमें से कन्वीनियंस है पहला। द कार्ड पेमेंट्स आर सिंपल एंड सेफ वे टू मेक द पेमेंट फॉर परचेज वेदर एट पॉस, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, ई कॉमर्स वेबसाइट और IVR बेस्ड टेलीफोन ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो कार्ड पेमेंट जो होती है फ्रेंड्स वो आसान होती है, सेफ होती है। चाहे आपको कोई भी परचेजिंग करनी हो, चाहे वो पॉस मशीन पे करनी हो, या ई कॉमर्स अमेजन वगैरह से करनी है, या IVR, है ना, उसके थ्रू भी करनी है, तो आप पेमेंट की मतलब पेमेंट्स कर सकते हैं। या वैसे भी देखिए, अगर डेबिट कार्ड आपके पास ना होता, आप सोचिए कि अगर ATM मशीनें ना होती और डेबिट कार्ड ना होती, तो कितना मुश्किल होता। अगर सैटरडे संडे में बैंक बंद है तो पैसे निकालना बहुत आसान काम नहीं रह जाता। तो कन्वीनियंस है, बहुत आसान है। अभी आप जो है घर बैठे बैठे अपनी बुक परचेज कर पा रहे हैं, घर बैठे बैठे आप खाना मंगवा पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं केवल इसी वजह। ओके, IVR बेस्ड टेलीफोन ट्रांजैक्शन, ये सब अब पॉसिबल हो पाया है। तो कन्वीनियंस है, कस्टमर को डेबिट कार्ड होने की वजह से या कार्ड होने की वजह से कन्वीनियंस हो गई है। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कार्ड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स टू ऑप्ट फॉर हाउ एंड व्हेन टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्ड अवेलेबल हैं। प्रीपेड कार्ड आपके पास है, क्रेडिट कार्ड आपके पास है, डेबिट कार्ड आपके पास है, वर्चुअल कार्ड आपके पास है। तो इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके साथ अवेलेबल है। आप जो है जब चाहें पेमेंट कर सकते हैं, है ना। इवन रात में 11 बजे 12 बजे जब भी आपको कोई चीज़ परचेज करने का है तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके पास अवेलेबल हो गई है। कंट्रोल, अब आपको कंट्रोल भी मिल गया है। यूजिंग द कार्ड ट्रांजेक्शन्स हिस्ट्री आ यूजर कैन मॉनिटर एंड कंट्रोल हिज एक्सपेंसेस। तो आप अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को देख करके मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब डेबिट कार्ड होने का ये फ़ायदा हुआ है, या कार्ड होने का ये फ़ायदा हुआ है। इट आल्सो हेल्प द यूजर टू बिल्ड अप अ प्रॉपर क्रेडिट हिस्ट्री इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो आपकी एक प्रॉपर क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है, जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर वगैरह अच्छा हो जाता है, और ये हेल्प करता है आपको लार्ज लोन अवेल करने के लिए। अगर जो है किसी बैंक से आपको बड़े अमाउंट का लोन लेना है तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रहेगी क्रेडिट कार्ड को लेकर के, तो एक अच्छा खासा लोन आपको बैंक ऑफर कर सकता है। तो ये भी एक फ़ायदा होता है कार्ड यूज करने वालों को। उसके बाद में बात करें सिक्योरिटी की, तो जो पेमेंट कार्ड के थ्रू पेमेंट होती है फ्रेंड्स वो जो है सिक्योर होती हैं। कैश ले जाने से या चेक यूज करने से चेक में सिग्नेचर फॉर्जरी हो सकती है। कैश ले जाने पर आपके साथ में थेफ्ट हो सकती है, आपके साथ मारपीट हो सकती है, चोरी हो सकती है। लेकिन ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं रहती है कार्ड में, क्योंकि कार्ड में कार्ड चाहिए और पिन या सिग्नेचर चाहिए, या कई बार जो है दोनों चाहिए होता है। तो कार्ड नंबर और पिन वगैरह दोनों सब कुछ पता होगा तभी आपके साथ थेफ्ट हो सकती है। तो सिक्योरिटी भी होती है इसमें। एंड फर्दर बाय यूजिंग वर्चुअल कार्ड, अगर आप वर्चुअल कार्ड यूज कर रहे हैं, द कार्ड होल्डर इज एबल टू एक्सपोज ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ हिज हर क्रेडिट लिमिट टू थर्ड पार्टी एंड देयर बाय रिड्यूस द लॉस इन केस ऑफ फ्रॉडलेंट अटैक। अब जैसे डेबिट कार्ड वगैरह में कई बार मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में ये कह रहे हैं कि अगर आप वर्चुअल कार्ड यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए आपकी पर डे की लिमिट मैंने आपको बताया नहीं 50,000 रुपये है, और आपने जो है वो जो वर्चुअल कार्ड है उसकी लिमिट सिर्फ 5,000 रुपये अगर सेट कर रखी है, तो आपको बेनिफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका ये वर्चुअल कार्ड चोरी हो जाता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा, वो 5,000 रुपये का ही होगा। तो वही कह रहे हैं कि देयर बाई यूजर कार्ड होल्डर इज एबल टू एक्सपोज ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ हिज आर हर क्रेडिट कार्ड लिमिट टू थर्ड पार्टीज एंड देयर बाई रिड्यूस द लॉसेस इन केस ऑफ फ्रॉडलेंट अटैक। तो अगर फ्रॉडलेंट अटैक होता है, कोई फ्रॉड करता है आपके साथ में, तो आपको केवल थोड़ा ही लॉस होगा, ज़्यादा लॉस नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स, देखो जो है जो कार्ड होल्डर्स होते हैं उनको बेनिफिट हुआ क्या, कन्वीनियंस हुआ। एक तो पेमेंट आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्ड अवेलेबल है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, आप जब चाहें जहाँ चाहें पेमेंट कर सकते हैं। कंट्रोल की बात करें तो आप अपनी जो है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को देख करके आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं, अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना खर्चा रेंट पर करना है, कितना खर्चा बच्चे की फीस पे करना है, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। और सिक्योरिटी की अगर हम बात करें
तो सिक्योरिटी जो आप कैश लेकर के चलते हैं या आप चेक इशू करते हैं तो वो थोड़ा अनसिक्योर्ड रहता है। आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये सब ज़्यादा सिक्योर होते हैं अगर हम कहें तो ये सारे 3-4 बेनिफिट है फ्रेंड, जो कि अगर कार्ड होल्डर रखता है तो उसको होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ में हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।